पिछले सालों में आप सब लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में किसी न किसी रूप में डिजास्टर का सामना हमको करना पड़ता है और कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल कहीं न कहीं डिजास्टर ना आता हो जी। अगर हम केदारनाथ की आपदा से देखें, उससे पहले अगर हम देखें तो मालपा में बहुत बड़ी आपदा आई थी धारचूला के पास। इसके बाद हमारा वरुणावत पर्वत पूरा का पूरा भूस्खलन वहाँ शुरू हो गया था। जी। पिछले वर्ष ऋणी में बड़ी आपदा आई थी, फिर बरसात के रूप में अनेकों जनपदों में, और इस बार तो चूंकि एक पिछले साल जोशीमठ का भी हम लोगों ने सब लोगों ने देखा कि जोशीमठ में भी लगातार दरारें आना, भूस्खलन होना, ये आपदाओं के रूप में। और इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के अंदर और डेवलपमेंट भी हो, उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है, लोगों को आगे भी बढ़ाना है, विकास भी करना है, लेकिन इकोलॉजी का भी उसमें पूरा ध्यान रखते हुए कि कैसे वो संतुलन उसका बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो इसलिए जो हमारे शहर बने हुए हैं, जो पहाड़ों पर बने हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों के शहर हैं, उनकी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना भार सहन कर सकते हैं। तो हमने इस बार जोशीमठ की आपदा के बाद ये निर्णय लिया है कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को आकलन करेगा, कितना यहाँ पर निर्माण हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अपनी धारण क्षमता, उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया है। पर ये प्लानिंग तो पहले होना चाहिए था ना, शहर बसने से पहले ही होना चाहिए। और शहर जो है ये मतलब अनगिनत बिल्डिंग बन चुके हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जो भी वो हिमालयन रीजन का है। मतलब जब हम बचपन में जाते थे हिल स्टेशन में, जो हम देखते थे, और अब 15-20 साल में जो इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ पर, तो ये लोड कैपेसिटी पहले करना चाहिए था ना। अब देखिए, पहले चूँकि उतना नियोजित तरीके से नहीं हो पाया ये समस्याएं, और ये समस्याएं डिजास्टर के रूप में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में अब आ रही हैं। तो इसलिए आगे चूँकि अब पीछे जितना जो भी हुआ है उस पर तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हम अपने को ठीक कर सकते हैं और आगे सावधानी बरत सकते हैं जी। इसके कारण से हमारा जो है आगे जो शहर हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं, और जो आपदाएं या जिनके कारण से होने वाले नुकसान हैं उसको कम किया जा सकता। नहीं, नए निर्माण पर हम देखिए रोक लगा सकते हैं। जहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, हमने निर्णय लिया है कि एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो वहाँ पर हम रोक लगाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आज अगर आप नैनीताल की आपने बात करी, मसूरी है, नैनीताल है, पौड़ी है, टिहरी है, हमारा गोपेश्वर शहर है, अल्मोड़ा है, ऐसे अनेकों शहर हमारे जो आज कहीं ना कहीं हिमालय में हैं, तो उन सभी का आकलन कर रहे हैं। और इसीलिए हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम अभी हमारे 2 कमिश्नरी हैं, दोनों कमिश्नरियों में एक एक नया शहर बनाएंगे जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का जो है, दोनों को फुलफिल करेगा। जोशीमठ के देखिए, जोशीमठ भी एक तरह से डिजास्टर जो हर साल आता है वही था, भूस्खलन, वहाँ पर दरारें आना, उसका आकलन किया और लोगों को हम लोगों ने कुछ शिफ्ट किया लोगों को उन जगह से। लेकिन अभी चूँकि स्थिति सामान्य है और आगे, इसीलिए इन्हीं सब जो घटनाओं से ही हमने ये सबक लिया है कि सभी शहरों का एक बार बेयरिंग कैपेसिटी जरूर पता कर लें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात की है। और हमारा जैसा राज्य जहाँ पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिधर देखिए आप पूरा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, और पूरे संपूर्ण वायुमंडल को, संपूर्ण जो हमारा धरा है, उस धरा को अच्छा जल देना, अच्छी प्रदूषण, अच्छा पर्यावरण देना, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड उसमें एक अग्रणी वो है जहाँ भगवान की इतनी कृपा है, देव स्थान है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का तो जो भी विकास है, वो विकास का हमने यही मॉडल लिया है। आने वाले समय में यही मॉडल होगा जिसमें दोनों को ही बैलेंस करेंगे, इकोलॉजी और इकोनॉमी। लेकिन निश्चित रूप से लोगों को सुरक्षित करने के लिए इसके रास्ते तो स्वयं खोजने होंगे, क्योंकि ये एक दिन का निर्माण कार्य नहीं है, कोई आज का बना हुआ नहीं है, ये बरसों बरसों से चला आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें चली आई हैं उसके कारण से नुकसान हो रहा है, तो उसका रास्ता भी हम सबको ही खोजना होगा। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रास्ता खोजेंगे, या जो
इस पर काम कर रहे हैं, कैसे हम अपने को सुरक्षित रखें, आने वाले लोगों को सुरक्षित रखें, या लोगों का वहाँ से पुनर्वास करना है। बहुत सारी जगह हैं अभी भी चूँकि सीवरेज लाइनें नहीं हैं, उसके कारण से भी दिक्कत हो रही है, पेयजल की लाइनें नहीं हैं, अनियंत्रित रूप से जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक कारण नहीं है, लेकिन अब ये जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका जवाब कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। इसका जवाब सब लोग सामूहिक रूप से खोजेंगे, सामूहिक रूप से इस पर चर्चा करेंगे, सामूहिक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे, तो सबके प्रयासों से निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। चाहे जो भी चुनौतियां आती हैं हम लोगों के सामने, आज की जो ये चुनौती आई है डिजास्टर के रूप में, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक दिन में आई है, ऐसा नहीं है। ये एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैंने जीवन में जो एक सामान्य से सामान्य स्थिति है उस सारी स्थितियों को देखा है। इसलिए मैं एक बात अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि हम जो लोग भी आज किसी न किसी रूप में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में, और हम उन्हीं के बीच से आए हुए हैं। अगर हम कोई अच्छी बात जो भविष्य के लिए दीर्घकालिक है, आने वाले लोगों के लिए अच्छी है, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए अच्छी है, अगर हम उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी समझ में ना आए। सबकी समझ में आएगा, आम जनता की भी समझ में आएगा कि इससे इतने नुकसान हैं ये सब चीज़ें करने से, और इसके कारण ही ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं, आपदा के रूप में, भूस्खलन के रूप में, या आप कहिए ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो लोग समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, लोगों को समझाएंगे। और आज आपके इस जो इतना बड़ा आप ये सब बातचीत कर रही हैं, ये करोड़ों करोड़ों लोगों तक जाएगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबके अंदर एक जागृति का भाव पैदा होगा और लोग खुद जागरूक होकर आगे आएंगे। G20 की हमारे यहाँ पर तीन बड़े सम्मेलन हमारे राज्य में हो चुके हैं, और पहला सम्मेलन हमारा PSA लेवल का हुआ था, जो राष्ट्राध्यक्षों के जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, वो बहुत ही शानदार रहा। और दो हमारे उसके बाद 2 सम्मेलन और हुए ऋषिकेश, नरेंद्र नगर में। उन लोगों ने पूरे उत्तराखंड को देखा, उत्तराखंड की संस्कृति को देखा, वहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो काम किए हैं उनको देखा, माँ गंगा को देखा, हमारे कॉर्बेट को देखा, और वो आसपास के गाँव का भी उन्होंने भ्रमण किया। तो एक अच्छा अनुभव लेकर वो गए। मैं तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले भी देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही शहरों में होते थे। बड़े शहरों में हो गए, दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, या कुछ एक शहरों में और होते थे। और ये पहली बार हुआ कि G20 का मतलब ये सम्मेलन छोटे छोटे शहरों में और देश के हर कोने में, और पूरा देश इसमें जो है कहीं ना कहीं जुड़ गया। तो और जो विदेशी हमारे G20 के मेहमान आए, उन्होंने भी भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, भारत का विकास है, भारत के कोने कोने में जाकर देखा। यानी कि ये कितना अद्भुत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 1-2 स्थानों तक सीमित न करके पूरे भारत को, पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। और उत्तराखंड जैसे राज्य को भी, जो छोटा ही राज्य कहते हैं सब, हाँ, पर तो वहाँ देवभूमि में गंगा, यमुना, यहाँ से हमको तीन सम्मेलन करने का अवसर मिला जी। और उससे निश्चित रूप से देश का तो एक बड़ा अनुभव वो लोग लेकर गए ही गए, उत्तराखंड का लेकर गए, और हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बहुत लोगों ने कहा कि हम जाकर देश दुनिया में बताएंगे कि उत्तराखंड कितना सुंदर है, यहाँ पर किस प्रकार की सांस्कृतिक चीज़ें हैं। देखिए, जो शत्रु संपत्ति है उस पर गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, उस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। नैनीताल में मेट्रोपोल था और वो कई सालों से उसका प्रकरण चल रहा था। इस बार हमने उसको हटाया। मेट्रोपोल एक जगह का नाम है मेट्रोपोल, वहाँ पर, तो उसको हटाया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई किसी को टारगेट करके या किसी के प्रति कोई गलत भावना से या वर्ग विशेष को लेकर हमने कोई काम नहीं किया है। हमारा राज्य तो बहुत ही शांत प्रदेश है,
और सभी एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, ये बहुत बड़ी मात्रा में था। और हमारी सरकारी ज़मीनों पर, फॉरेस्ट लैंड पर, जगह जगह पर, तो हमने ये शुरुआत में कहा कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है हम इसके खिलाफ एक अतिक्रमण हटाओ, इंक्रोचमेंट साफ करो, क्लियर करो, इसका एक हम पूरा अभियान चलाएंगे। और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही इसको हटा लें, अन्यथा हम इसको हटाएंगे, प्रशासन हटाएगा। कुछ लोगों ने हटाया भी, जिन्होंने नहीं हटाया तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया है और सरकारी जो ज़मीन थी, लैंड थी, उसको खाली करवाने का काम किया है। 2700 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन तो केवल फॉरेस्ट की खाली हुई है और ये खाली होगी। और इसके पीछे देखिए हमारा हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है उत्तराखंड में, देश दुनिया के लोग आते हैं और देवभूमि का एक अपना स्वरूप है। वो स्वरूप, सुंदर स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, देव स्वरूप, वो बना रहना चाहिए। और इसीलिए ये अभियान चलाया और अभियान ये रुकने वाला नहीं है, अभियान आगे भी चलेगा। अभी हमने पिछले दिनों बरसात के कारण से और अति मानसून के कारण से कुछ उसको वो धीमा हुआ था, क्योंकि हमारे प्रशासन के लोग आपदा के काम में, राहत के कामों में लगे हुए थे। तो इसके बाद फिर से उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के अंदर पिछले सालों में तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने का निर्णय लिया है। साथ में जो इंक्रोचमेंट हैं, जो हमारे नदी के किनारे हैं, नाले हैं, अनेकों फॉरेस्ट लैंड है, सरकारी लैंड है, वहाँ पर जो अवैध रूप से आ गए हैं। और दूसरा ये है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री निकलती है, कोई संदिग्ध पाए जाते हैं, बाद में कोई वारदात करते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड बहुत शांति प्रिय है, वहाँ की अपनी एक रहन सहन की पद्धति है, जीवन की अलग पद्धतियाँ हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं। तो वो स्वरूप लोग ऐसा मन में लेकर आते हैं और हमारे यहाँ पूरे देश दुनिया का पर्यटक भी आता है, चार धाम यात्री भी आते हैं, लोग आस्था से भी आते हैं, श्रद्धा से भी आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी छुट्टियों में भी आते हैं। तो उनके मन में एक उत्तराखंड को लेके कल्पना होती है कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। तो देवभूमि में जगह जगह इंक्रोचमेंट हो, जगह जगह इस प्रकार की चीज़ें हों, जगह जगह जो है संदिग्ध लोग पाए जाएं, जो कोई वारदात कर जाए, तो ये किसी कीमत पर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उत्तराखंड के लोगों को भी नहीं लगता, देश दुनिया के लोगों को भी नहीं लगता। इसलिए पर वेरिफिकेशन कैसे होगी? मतलब अगर कोई से तेलंगाना से कोई आ जाए, ज़मीन खरीदना चाहे, घर बसाना चाहे, अपने बच्चों को वहाँ स्कूल भेजना चाहे, नहीं तो वो रहते हैं जी, वो रह ऐसा सकते कोई हैं। रहते हैं। तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? मतलब दिल्ली में भी तो लोग आते हैं, बॉम्बे में भी आते हैं, पर उनका वेरिफिकेशन तो नहीं होता। नहीं, तो फिर पुलिस उनकी जांच करती है कि आखिर कहाँ से आए हैं, अचानक कैसे आके बस गए, आखिर क्या पिछले का इतिहास क्या रहा है। पर ये क्यों? सब अब हमारे राज्य में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की कई सारी घटनाएं बीच में घटित हुई हैं। कई बार ऐसे लोग रहे हैं जिनके बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री पाई गई है। हाँ, क्रिमिनल तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई और हमने ये इसीलिए करा है कि अगर कोई ज़मीन खरीदेगा तो उसका हम सारा वेरिफिकेशन देखेंगे। और ये हमारे राज्य में समय समय पर लोग इसके लिए आवाज़ भी उठाते रहे हैं। तो क्रिमिनल मतलब अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहता है, भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी आ जाए, उसका सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री जांचा जाएगा, है ना? देखेंगे जी, उसके लिए जो है अभी हम लोग एक हमने भू कानून के लिए वहाँ के लिए एक समिति भी बनाई थी। उस समिति ने भी हमको कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं, अपने सुझाव दिए हैं कि सिर्फ मूलवासी खरीद सकते हैं। नहीं, मूलवासी से मतलब नहीं है, उसमें कुछ प्रावधान किया गया था। पहले 250 मीटर तक खरीदने की परमिशन थी उसमें। 250 मीटर मतलब किसके करीब? मंदिर के करीब? नहीं, जमीन अपना घर बनाने अच्छा, के लिए। घर बनाने। अच्छा, 250 मीटर जमीन। ओके, हाँ, क्योंकि जमीन कम है। जमीन कम है उत्तराखंड में, चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है। हाँ, क्योंकि 70% आप कह रहे हैं फॉरेस्ट लैंड है, 70%, तो 30% और उसमें पहाड़ भी है, प्लेन्स भी हैं। पहाड़ बहुत है और कम भूमि है इस नाते।
इस नाते तो रिस्ट्रिक्टेड परचेज ऑफ लैंड होगा फिर। हाँ, निश्चित रूप से उसका आकलन करेंगे और दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो हम इस बारे में सख्ती से इस पर विचार कर रहे हैं, जी। दूसरी तरफ हमने बड़ा लैंड बैंक भी एक बनाया है। लैंड बैंक बनाया है जो जी। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए, हाँ जी, और वो हमने लगभग 6,000 एकड़ का लैंड बैंक है हमारे नॉन पास। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री पूरा। हाँ, पॉल्यूटिंग नॉन पॉल्यूटिंग जो भी हमारा इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसके लिए, और उसके लिए हम निवेशकों को भी लगातार उनके लिए हमने नीतियाँ भी बनाई हैं। कई सारे एमएसएमई से लेकर इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं लाए हैं, एमएसएमई की पॉलिसी लाए हैं, हाइड्रो के क्षेत्र में पॉलिसी लाए हैं, टूरिज्म के लिए हम नई पॉलिसी लाए हैं, सोलर एनर्जी के लिए भी नई पॉलिसी लाए हैं। सब ये इसीलिए लाए हैं कि चूँकि एक निवेशकों के लिए भी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है और अच्छी जगह है, और लोग बड़ी संख्या में वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और पर उनको पहले ऐसे नहीं होता था, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं इस एरिया में, उत्तराखंड हो जाए, हिमाचल हो जाए, और ऑल द वे टू सिक्किम, असम, इन सब एरिया में जो बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज वगैरह कर लेते हैं, फिर वो दे कम टू उत्तर प्रदेश, दे कम टू दिल्ली, मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती थी। लेकिन अब अगर इंडस्ट्री खुलेगी तो नौकरियाँ भी हाँ, जायज़ सी बात है निश्चित कि रूप वहाँ से पे भी देखिए, अगर ज़्यादा इंडस्ट्री खुलेंगी, अच्छी इंडस्ट्री खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाएंगी, और साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जी। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, घर के पास मिलेगा। ये आपका एक इज इट वन ऑफ योर गोल्स कि एम्प्लॉयमेंट घर के पास मिलना चाहिए, इसी राज्य में मिलना चाहिए उन लोगों के लिए जो यहीं से पढ़ लिख के बाहर निकले? निश्चित रूप से उनको अपने घर के पास मिलना चाहिए, और उससे क्या है कि इंडस्ट्री खुलती है तो वो बहुत प्रकार का रोजगार जनरेट करती है। जी। रोजगार के रूप में भी करती है, और लोगों के रॉ मटेरियल खरीदे जाते हैं, आसपास की चीज़ें चलती हैं, और बहुत प्रकार का रेवेन्यू बढ़ता है हर तरीके से। अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और मंत्री के साथ, कि यूसीसी जो है उसके बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में, उन सब के बारे में आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, क्या ये सही है? Here's a short primer on the UCC. The Uniform Civil Code in India is still not a law. The UCC aims to enforce a uniform legal framework to all citizens irrespective of their religion. Right now, matters of marriage, divorce, and succession are governed by religion-based personal laws in India. Implementation of a uniform civil code across the country is one of the promises that the BJP has made, but it's not yet made it a law, though it has the numbers in Parliament. The UCC was proposed twice, in November 2019 and March 2020, but was withdrawn before introduction in Parliament. Many Muslim religious and social organizations and some in the northeast do not favor the UCC. The opposition is also divided on the issue. नहीं, धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है। हम धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया, और इसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। ज़बरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये बात आई थी कि हमारे यहाँ पर प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर, मनगढ़ंत बातें करके सीधे साधे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था तेज़ी से, और ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन गया था। इसलिए हमने उस पर सख्त कानून बनाया है। 10 साल तक की सज़ा का हमने प्रावधान किया है। जिलाधिकारी से उसकी परमिशन लेनी होगी पहले। ऐसे अनेकों प्रावधान उसमें किए हुए हैं, तो उसके कारण से धर्मांतरण रुकेगा, और कोई भी अच्छा कानून है तो वो सभी जगह लागू होना चाहिए। इसी प्रकार से हम चीटिंग लॉ भी यहाँ लाए हैं। हाँ जी। और नकल विरोधी कानून, हाँ, वह भी हमने पारित किया है। उसमें भी हमने जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है, और जो इसमें जो पूरे गैंग के रूप में या मास्टरमाइंड के रूप में जो लोग नकल करवाने वाले थे, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का भी उसमें प्रावधान। कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज के लिए और भविष्य के लिए करने होते हैं। निश्चित रूप से परेशानी आई इसमें। शुरुआती दिनों में ये कठिन काम था, क्योंकि 1 दशक से भी ज़्यादा 10, 12, 15 सालों से ये काम लगातार हो रहा था। ये एक तरह से अपराध हो रहा था कि कहीं पेपर लीक हो रहे थे, कहीं पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी,
कहीं क्वेश्चन बैंक लीक हो जा रहा था, और जो मेहनत करने वाले छात्र थे, छात्राएं थी, हमारे भाई बहन थे, जी। उनका हक मारा जा रहा था। हम्म। और हमारे जैसे राज्य में अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं हम्म। जो सब्जियां बेचते हैं, हम्म। दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, घर का छोटी मोटी आमदनी से, दुकानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कर्जा लेकर भेजते हैं, कोई गहने गिरवी रखते हैं, तब बच्चों को भेजते हैं। तो जब उनके बच्चे मेहनत करने के बाद भी परीक्षाओं में पास नहीं होते थे, उत्तीर्ण नहीं होते थे, उनका नंबर नहीं आता था, तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे। उनके जी। अंदर कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी आता था। और मेरे सामने जब ये प्रकरण आया कि इस प्रकार से नकल हो रही है, कुछ छात्र आए थे, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसकी जांच करवाई। निश्चित रूप से तब मुझे लगा कि इसकी मुझे जांच करवानी चाहिए, और मैंने जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से मुझे लगा कि नकल हो ही रही है, और इसके बाद हमने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उस कार्रवाई का असर हुआ कि 80 लोग इसमें पकड़े गए, 80 लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से प्रयास होता रहा किसी न किसी रूप में। इसलिए हमने कहा कि हम इस पर एक सख्त कानून बनाएंगे। सभी राज्यों का भी, अन्य जगह का भी हमने अध्ययन किया, सभी जगह के मंगाए, और उसके बाद जो सबसे सख्त कानून हो सकता था वो हम इसमें लेकर आए, जिसमें हमने 10 साल तक की कैद का भी जो है प्रावधान कर दिया। और कोई भी जो इस रैकेट में पकड़ा जाएगा, यानी कोई छात्र हो, छात्रा हो, अगर वो नकल करने वालों में या उससे कहीं संबंधित पाया जाएगा, तो पहली बार पकड़े जाने में 3 साल का उनको जो है किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा। दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 7 साल तक फिर किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो उसके कारण से ये हुआ कि एकदम से परीक्षाएं जो बिना नकल के होनी शुरू हो गई, और इसके कारण से अब क्या हो रहा है कि जो भी छात्र या छात्रा एक परीक्षा में पास होते हैं, वो 3-3 परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं। यानी कि अब उसका जो असर है अब लोगों के सामने आ रहा है। और मैं सच बताऊं तो उस समय ज़रूर परेशानी थी, जैसा आपने कहा कि परेशानी हुई होगी, वास्तव में परेशानी थी, बड़ी चुनौती थी। एक चूंकि ये मकड़ जाल था, इस मकड़ जाल से बाहर निकलना बड़ा कठिन काम था, लेकिन हमने निर्णय लिया क्योंकि हमको पता था कि ये हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन, इनके भविष्य का प्रश्न है, इसलिए इसमें हम रुक नहीं सकते हैं जी। और ये कठिन फैसला हमने लिया, उसका परिणाम आज सुखद रूप में जो है हमारे सामने आ रहा है कि 5 लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग ले लिया। और भाग ही नहीं लिया, अब ऐसे ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये कानून बनाया जिसके कारण से हमारे बच्चे अब सेलेक्ट हो गए। पहले सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, बहुत परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन वो उनका नंबर नहीं आता था, अब सबका नंबर आ रहा है। नहीं देखिए, ये घटनाएं लगातार आती रहती हैं और आती रही थी, पहले भी होता रहा होगा, लेकिन पहले लोग इसके लिए बोलते नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको ये होता था कि बदनामी होगी, या अपने आप को बचाने के लिए किसी प्रकार से लोग जो है इसको उजागर नहीं करते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर ऐसा मामला आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हमने इस पर कार्रवाई की है, और बहुत कठोर कार्रवाई की है जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण आए हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आए हैं जहाँ पर धोखाधड़ी से, नाम बदल कर, अपनी असली पहचान न बताकर, गलत सलत चीज़ें, मनगढ़ंत बातें बताकर, इस प्रकार से जो बहुत सारी बहनों को अपने उसमें लोग ले लेते हैं, और उसके कारण से पूरा जीवन उनका तबाह हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आई हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है, हमने कार्रवाई करेंगे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपस में वैमनस्य हो ऐसा भी कोई प्रकरण नहीं है। आपस में बहुत प्रेम पूर्वक आपस में सभी लोग रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वो जो आप पोस्टर की बात कर रही हैं, वो पुरोला में एक घटना आई थी, और स्वतः स्फूर्त वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ हुई, लेकिन हमने वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का ये धोखा नहीं होने देंगे। ये धोखा है और उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और
उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है, देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए ना। ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी समुदाय विशेष को कहीं पर टारगेट किया गया हो, किसी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाई गई हो। कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हर प्रकार से काम होगा। किसी को कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत का संविधान है, उसको हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो और उत्तराखंड माइक्रो मॉडल नहीं है हिंदू राष्ट्र का? देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है, हर उत्तराखंड वासी की है। और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो देवभूमि है, वो बनी रहनी चाहिए। देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में चूंकि मैं बचपन में वहाँ पढ़ा भी हूँ, मैंने 10th वहीं से किया था। अच्छा। हाँ, मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे सागर वहाँ में, मध्य प्रदेश में। हाँ। और इस पिछले 1 साल में मेरे को मध्य प्रदेश 6-7 बार जाने का अवसर मिला। तो एक समय था मध्य प्रदेश को लोग जो है बीमारू राज्य कहते थे जी। और आज बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्यों में लाने का काम वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने किया है। और शिवराज जी बहुत परिश्रमी हैं और अनेकों योजनाएं उन्होंने उस राज्य में शुरू की हैं मातृशक्ति के लिए, और मामा के रूप में वो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। जगह उनकी जगह लाडली बहना योजना है, बहुत अच्छी योजना उन्होंने चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि जो कई बार लोग कहते हैं कि लंबा समय हो गया सरकार को, लेकिन लोग उनको चाहते नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ एक मजबूत संगठन है, संगठन की अच्छी रचना है और शिवराज जी खुद संगठन और सरकार दोनों का बहुत अच्छा समन्वय करते हैं। इसलिए चुनाव आते आते वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और राजस्थान में भी मैं गया था और वहाँ भी मैंने देखा है। राजस्थान में लोग इस बार परिवर्तन करेंगे कि वो तो समय के साथ तय हो जाएगा कि बाद में क्या होना है, लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी की बनाना चाहते हैं लोग, वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में चूँकि वहाँ भी लोगों ने पहले बीजेपी की सरकार भी देखी है, अच्छी सरकार वहाँ चली थी रमन सिंह जी के नेतृत्व में। तो इस बार धीरे धीरे वहाँ पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लोगों का रुझान बीजेपी की ओर हो रहा है। तो तीनों ही राज्य एक साथ चलेंगे और तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। जी। इंडिया ग्रुपिंग से कोई खतरा नहीं है INDIA से? देखिए, वो IND जो बना है वो वही पुराना UPA है जिसको घोटालों के रूप में जानते हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के रूप में जानते हैं, व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में जिनको जानते हैं, वही माने कि पुरानी शराब, बोतल नहीं, कुछ नया नहीं है उसमें। और अब सब अपने अपने परिवारों को और अपने अपने राजनीतिक दलों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं उसमें, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन भी ऐसा है कि इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा। देखिए, बीजेपी के लिए क्या खतरा है? बीजेपी के सामने तो ये सब लोग पहले से ही बीजेपी के सामने रहने वाले दल हैं, हमेशा विपक्ष में रहकर विरोध करने वाले दल हैं। जो बच्चे हैं वो बहुत जागरूक हैं, छोटे छोटे बच्चे आज इंटरनेट चलाते हैं, पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। आपके राज्य में भी? हमारे राज्य में भी। और मेरा एक 9 साल का बेटा है और एक 11 साल का है। दोनों इतनी चीजें जानते हैं कि जो एक एक चीज बता देते हैं, कब क्या हुआ पूरा इंटरनेट। आपका फैक्ट चेक करते हैं आपके बच्चे? हाँ, बिल्कुल देखते हैं, कहते हैं पापा आज आपने ये किया, आज ये किया, दिन भर का वो बताते हैं हमको। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी बहुत जागरूक है। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, नई शिक्षा नीति जो लेकर आए हैं, इसके अलावा जो उन्होंने परीक्षा पर चर्चा शुरू करी है, वो इतना शानदार उनका बच्चों को एक गाइडेंस होती है वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी माने आज केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को जानती है कि उन्होंने एक नया भारत बनाने का काम किया। जो व्यक्ति 52-53 साल की उम्र में धान लगाने जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि धान कैसा होता है, उनको समझ ही नहीं है, देश के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो वो केवल लोग जानते हैं कि भाई वो फोटो शूट करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। योग्यता केवल यही है कि वो एक परिवार में पैदा हुए हैं,
इसी कारण पार्टी के वो बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पार्टी को आज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही उन्हीं के आसपास रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि क्या किसको कह सकते हैं आप कि किसकी पार्टी है ये? हम्म, आप देखिए, आप समाजवादी पार्टी अगर कह सकते हैं तो मुलायम सिंह जी की पार्टी है, उनके बेटे अखिलेश जी की पार्टी है। टीएमसी की बात करें तो देख ले ममता जी की पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, राजदत्त, ऐसे अनेकों जगह। मेरे पिताजी एक सामान्य सैनिक थे। हम्म, एक सैनिक के पुत्र के रूप में ही मैंने इस पार्टी में काम शुरू किया, मुझे ही मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, एक सामान्य परिवार से आए, उन्होंने तो चाय बेचने तक का काम किया, चाय, और बहुत जीवन की सामान्य चीज़ों को उन्होंने देखा, हम्म, बहुत गरीबी में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम्म, और जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, हम्म, वह भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के तहत, हम्म, एक प्रक्रिया के तहत, जी अगर उन चीज़ों को वो फुलफिल करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो उसको कोई, आप ये नहीं कह सकते कि किसी परिवार के कारण से आए हैं। जी। आप सैनिक परिवार से हैं, आपके पिताजी सैनिक थे। अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तराखंड में जो युवा वर्ग है, क्या उनके मन में इज देयर एनी डाउट कि ये स्कीम सही नहीं है? देखिए, उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान सेना में रहा है, हम्म, और देश के अगर जो प्रमुख राज्य हैं उन राज्यों में से उत्तराखंड है, जिसने सेना हो या देश के लिए हुआ कोई भी युद्ध हो, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट। राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, हम्म, ऐसे अन्य भी जो हमारे सेना के जो अन्य जो रेजिमेंट्स हैं, उन सभी में हम्म, उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारगिल युद्ध हो, 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या सियाचिन पर चलने वाला ऑपरेशन हो, या श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी तब भी, तो सभी में बड़ा योगदान रहा है। और उत्तराखंड का जनमानस हमेशा से राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है। तो अग्निपथ जो योजना लाई गई है, वो योजना नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और देश हित में लाई गई योजना है। और उत्तराखंड के अंदर शुरुआती समय में जरूर कुछ लोगों ने उसको बरगलाने का एक काम भ्रम किया, था, हाँ। भ्रम था, लेकिन बाद में सारा भ्रम टूटा। कहीं पर भी उत्तराखंड के अंदर कोई इस प्रकार का वो नहीं हुआ। सब लोगों को हमने भी समझाया कि भाई, अग्निपथ की योजना को पूरा करके जो लोग आएंगे उनको हम यहाँ पर अपने पुलिस में, आपदा प्रबंधन विभाग में, अन्य विभागों में, जहाँ भी हम उनको समायोजित कर सकते हैं उनको समायोजित करेंगे। देखिए, मैंने कक्षा 10 की पढ़ाई के बाद मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया, और पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में अनेकों दायित्वों को मैंने उसमें रहा, मेरे को जिम्मेदारी दी गई। और ये कोई ऐसा गोल नहीं था कि राजनीति में आना है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक छात्रों के बीच में काम करने वाला संगठन था। अनेकों उस समय के जो हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग थे, उनके मार्गदर्शन में ये सब सीखा और आगे बढ़ते चले गए। उसी में जिम्मेदारियां मिलती गई। बाद में धीरे धीरे जो है युवा मोर्चा में आ गया मैं। युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का रहा 2 बार। उसमें पूरे राज्य के अंदर गया। तो एक सामान्य परिवार, सामान्य कार्यकर्ता से ये जिम्मेदारी मिली है। देखिए, मैंने सभी वरिष्ठों से कुछ न कुछ सीखा, और सभी ने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया। सभी के गुण थे, और सभी के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से सब चीज़ों को समाहित करते हुए आगे बढ़े, और सबने सहयोग प्रदान किया, तभी दोबारा सरकार बनी। और आज भी सभी का सहयोग लेकर, सभी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबके अनुभवों का लाभ मिल रहा है। और छोटा होने का एक लाभ होता है कि हम सभी से अधिकारपूर्वक कुछ न कुछ कह पाते हैं। किसी प्रकार का मैं संकोच नहीं रखता हूँ। इस नाते इसका मुझे हमेशा लाभ होता है। यूसीसी एक ऐसा विषय है जिसको हमने 2022 में, जब उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव हमने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने ये भी कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का उद्गम स्थल है, उत्तराखंड हमारे चारों धाम हैं,
दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। तो इस राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम एक समान कानून जो है यहाँ लाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। मैं नमन करना चाहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर और अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, हमको सरकार में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, सरकार बनाई उन्होंने। और हमने सबसे पहला काम यही किया कि यूसीसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को उसका अध्यक्ष बनाया और उन्होंने 2,35,000 के लगभग लोगों से बात करी, उनके विचार लिए, सुझाव लिए और धार्मिक संगठनों से, विभिन्न अलग अलग सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दल के लोगों से, सबसे बात की है, सभी से बात की है और व्यक्तिगत रूप से भी बात की है, मुस्लिम महिलाओं से भी बात की है, उनके संगठनों से भी बात की है। सबसे बात करने के बाद कमेटी अपना संकलन कर रही है और संकलन करते ही जो है, चूँकि उनका पूरा संकलन जैसे ही हो जाएगा तो हमको ड्राफ्ट मिलेगा। ड्राफ्ट संकलित हो गया है, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ। और वो जल्दी ही बना लेंगे तो हमको दे देंगे। राज्य में तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट ही इस पर दिया है कि आप बनाइए, इसको सरकार बनाइए हमारी, और हमने प्रस्ताव रखा था तभी हमने काम किया। उन्होंने, मतलब ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इसको बनाएंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा के लिए रोड बहुत अच्छे हो गए। 4 धाम ऑल वेदर रोड हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनकी शुरुआत की थी। आज बहुत अच्छा रास्ता चारों धामों के लिए हमारा बन गया। और आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है, अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट थे। इसके साथ साथ केदारनाथ जाने के लिए रोपवे और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे, इनका भी शिलान्यास हो गया। ये भी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे 4 धाम यात्रा होती है, आने वाले समय में आदि कैलाश यात्रा भी हमारे यहाँ सड़क मार्ग से ही पूरी होगी। और इसमें मानस आदि कैलाश यात्रा, ये कौन सी यात्रा होगी? आदि कैलाश एक स्थान है, कैलाश पर्वत का स्थान है। आदि कैलाश हमारा पिथौरागढ़ जनपद में अंतिम बॉर्डर पर है। और जिस प्रकार से आज 4 धाम में हमारे मंदिरों का, केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर जिस काम हो रहा है, उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में जितने मंदिर हैं हमारे, उनको भी एक मंदिर माला मिशन, ये भी हमारा संकल्प था, मानसखंड मंदिर माला मिशन। उन सभी मंदिरों को भी जो है सौंदर्यीकरण करना, उनका विस्तारीकरण करना, वहाँ जाने वाले सभी रास्तों का एक सर्किट बनाना, उस पर भी हमारा मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी। और निश्चित रूप से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यह भी एक बड़ा, मतलब मैं कहूँ कि एक अच्छा अनुभव होगा। आने वाले समय के लिए अच्छा स्थान मिलेगा उनको।